हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखना, जाके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने बात करी थी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालता है गुड्स की केस में। बट हम बात करेंगे अब सर्विस की केस में, और सर्विस केस में हम बात करेंगे FCM में, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पर सप्लायर को हम टैक्सेबल करते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में अलग होता है। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का, उसमें क्या होता है, बायर को टैक्सेबल करते हैं, वो अलग चीज़ है। हम बात करेंगे आज इसके बारे में। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में बता रखा है ये। गुड्स के केस में सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बता रखा था। तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। इनवॉइस आपको सारा का सारा इसमें खेल है। अब देखो, इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बता रखा है कैसे आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। उन्होंने कह रखा है कि जो आप इनवॉइस इशू करते हो, अगर आप वो ड्यू डेट के अंदर करते हो तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का, और अगर आप ड्यू डेट के अंदर नहीं करते हो तो एक उसका अलग ट्रीटमेंट है। आराम से बात करेंगे करके। सबसे पहला, विद इन ड्यू डेट, यानी कि आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी और आपका जो इन्वॉइस इशू करना था वो ड्यू डेट जो थी इन्वॉइस की, हालांकि ड्यू डेट अभी हम बात करेंगे कि ड्यू डेट क्या होती है इन्वॉइस इशू करने की, उस सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने इन्वॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू किया था तो उसमें आपके टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, यानी कि जिस दिन आपने इन्वॉइस इशू किया था उस डेट को। दूसरी डेट देखी जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी उसकी पेमेंट की रिसिप्ट क्या थी, पेमेंट कब मिली आपको। सपोज करते हैं कि आप मेरे से ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, आप मेरे से ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो और मैंने इन्वॉइस इशू किया, मैंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करी तो मैंने आपको इन्वॉइस इशू किया पेमेंट के लिए, और मैंने बिल्कुल टाइम पे कर दिया, ड्यू डेट के अंदर कर दिया। सपोज करो मैंने वो करा 1 जून 2022 को किया है, ठीक है, 1 जून 2022 को किया है। और आपने जो मुझे पेमेंट करी, लेकिन आपने जो मुझे पेमेंट करी है वो करी थी 30 जून 2022 को। तो मेरे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो किस डेट पे आएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि इन दोनों में से जोन से भी पहले डेट आ रही है, अर्लियर डेट आ रही है, उसी को ही हम मान लेंगे आपका टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों डेट में से जो भी पहले डेट आएगी उसी डेट को क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से कि आपकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखी जाएगी और आपकी जो पेमेंट मिली उस डेट को क्या था। दूसरा है सिनेरियो, अगर आपने इनवॉइस इशू ड्यू डेट के अंदर नहीं किया था, आपने जो इनवॉइस इशू किया था वो ड्यू डेट के अंदर नहीं, वो आपने ड्यू डेट के बाद किया था। भाई ड्यू डेट थी कोई, आपने उस डेट पे नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका देखा जाएगा डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, कि जिस डेट में आपने पहले सर्विस प्रोवाइड करी है, प्रोविज़न ऑफ सर्विस मतलब जिस डेट पर आपने सर्विस प्रोवाइड करी वो डेट क्या है, उसको देखा जाएगा बजाय डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के, क्योंकि वो अब रेलिवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपने वो ड्यू डेट के अंदर नहीं किया था। तो गवर्नमेंट कह रही है उस समय हम क्या देखेंगे, सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी थी उसकी डेट क्या है, और साथ में डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट देखनी है। इन दोनों में से जो भी अर्ली रहेगा उसी को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने 1 जून को आपने जो इन्वॉइस इशू किया था, बट वो 1 जून को आपको नहीं करना था, वो आपने ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि इस डेट को ना देखो, फिर आप डेट देखो सर्विस आपने कब प्रोवाइड करी। अब सपोज करो मैंने जो सर्विस आपको प्रोवाइड करी थी वो 10 जून को करी थी, मैंने आपको 10 जून को सर्विस प्रोवाइड करी थी और आपने मुझे 30 जून को पेमेंट कर दी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपका फिर 1 जून नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 10 जून और 30 जून में जो से भी पहले डेट आएगी हम 10 जून को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आपका 1 जून को नहीं, 10 जून को मांगिए, क्योंकि 1 जून को आपने जो इशू किया था डेट वो गलत टाइम पे किया था, वो ड्यू डेट के अंदर नहीं किया था, तो हम वो डेट नहीं मानेंगे कि आपका टैक्सेबल उसी समय हो जाएगा। हम कब मानेंगे कि जब हमने सर्विस प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सिंपल सा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस का ये होता है। लेकिन अब सवाल उठता है ड्यू डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की। सर्विस की केस में इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या होती है, यही नहीं पता हमें तो पहले।
पहले ये पता चले तभी तो हम इसका फिर आगे निकाल सकते हैं ना। हमें यही नहीं पता कि भाई अब मैंने जो इन्वॉइस इशू किया वो ड्यू डेट के अंदर करा भी है या नहीं करा, वो कैसे पता चलेगा। तो अब उसकी बात करेंगे, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उसको डिफाइन कर रखा है पूरा का पूरा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि आपके हाथ में जब पेमेंट आई उसी डेट को मान लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि पेमेंट आपको जब मिली, लेकिन आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो अलग डेट होती है। बैंक अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र हो रही है, रिकॉर्ड कब कर रहे हो, तो 2 डेट आ जाती है वहाँ पर। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इन दोनों डेट में से जोन से भी पहले डेट आएगी ना, उसको मान लेंगे डेट ऑफ रिसीव्ड पेमेंट। या तो आपके बैंक अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र हो गए पैसे, उसी डेट को मान लो, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। या फिर अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपने लिख दिए पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले लिख दिया कि मेरे को पेमेंट मिल गया, तो हम उसी डेट को मान लेंगे, चाहे पेमेंट आपको क्रेडिट बैंक अकाउंट में बाद में हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपको पेमेंट आपको मिली या नहीं मिली, आपने बुक्स अकाउंट पहले लिख दी, तो उसको डेट को मानेंगे। तो इन दोनों में से जोन सी भी पहले डेट आएगी उसी को ही मानेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। समझ आ गई अच्छे से बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है ड्यू डेट का। ड्यू डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने बात करी कि भाई इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या है। अगर वो हमें समझ में आ गई तो हम तभी निकाल पाएंगे अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में पहले बता रखा है कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की क्या डेट है। तो उसमें सेक्शन में बता रखा है कि भाई अगर आपकी जो सर्विस है नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सर्विस है, नॉर्मल सर्विस का मतलब बैंकिंग कंपनी वाली नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली नहीं है, अब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है वो वाली नहीं है, आपकी नॉर्मल सर्विस है, तो वहाँ पर आपकी 30 दिन 30 डेज़ के अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आपकी सर्विस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली है, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ, या फिर आप NBFC में आते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर आपको 45 डेज़ के अंदर आपको कर देनी। यानी कि टाइम फ्रेम नॉर्मल अगर आपकी ऐसी सर्विस है तो वहाँ पर आपको 30 डेज़ किया गया है, लेकिन अगर आप ये वाली सर्विस है आपकी बैंकिंग वाली, तो वहाँ पर आपके 15 दिन बढ़ा दिए गए हैं। 45 डेज़ के अंदर आपको इन्वॉइस इशू कर देना है। कब, कौन सी डेट से? प्रोविज़न ऑफ सर्विस, जिस डेट पे आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसके 30 दिन के अंदर, उसके बाद जो 30 दिन आएंगे उस डेट तक, 30 दिन आपकी लास्ट डेट है इन्वॉइस इशू करने की। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 30 दिन के बाद इन्वॉइस इशू करा तो आपको पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कह रखा। बस आपने एक ड्यू डेट बना रखी है ताकि आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सको। ये टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ड्यू डेट बना रखी है, पेनल्टी नहीं लगेगी इसके बाद, ठीक है। अगला, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है, आपकी कोई ऐसी अगर सर्विस है जो कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, सर्विस कंटिन्यूस सर्विस है। कंटिन्यूस सर्विस किसे मानते हैं? सर कंटिन्यूस सर्विस इसे मानते हैं जो सर्विस 2 महीने से ज़्यादा तक आप दे रहे हो, या 2 महीने या 2 महीने से ज़्यादा तक आप दे रहे हो, और वो पेमेंट उसकी जो आपको मिल रही है वो इंस्टॉलमेंट में आप ले रहे हो, उन सर्विस को माना जाता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सर्विस आप 2 महीने तक दे रहे हो, 2 महीने से ज़्यादा दे रहे हो, और वो पेमेंट आप उससे इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, तो वो सर्विस को माना जाएगा कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस, जो कि बता रखा है उसके अंदर सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 में। उनकी अब ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी, वहाँ पर आपको इन्वॉइस कैसे इशू करना है, उसका 3 सिनेरियो है, उसके 3 सिनेरियो है। अगर आपने उनके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के अंदर पेमेंट फिक्स कर दिया, आपने, मतलब जैसे कि मैं एक ट्यूशन क्लास दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आपको हर महीने की पहली तारीख को मुझे पेमेंट करनी है। मैंने फिक्स कर दिया ना, मैंने पेमेंट की डेट फिक्स कर दिया आपको कि पेमेंट आपको हर महीने की पहली तारीख को देनी है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसी डेट को ही आपको माना जाएगा इन्वॉइस की ड्यू डेट, आपकी जो इन्वॉइस इशू करने की ड्यू डेट है वही आपकी होगी जिस दिन आपने जो पेमेंट फिक्स करी है, यानी कि पहली तारीख को, समझ गए। लेकिन अगर आपने कोई पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स ही नहीं करी, आपने कहा कि हर महीने दे दो बस आप पैसे, मैंने ये नहीं कहा कि हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने, अब आप चाहे पहली तारीख को दो, चाहे आप 10 दिन के बाद दो, जब मर्जी। तो जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी, जिस भी दिन वो आपको बंदा पैसा देगा, वही आपके फिर इन्वॉइस की ड्यू डेट मानी जाएगी, क्योंकि आपने पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स नहीं करी है। फिक्स करी है तो फिर बढ़िया है, फिर उसी दिन को आपको माना जाएगा। लेकिन अब फिक्स नहीं करी है तो जब आपको पेमेंट मिलेगी, पेमेंट रिसीव हो रही है, वही आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मैं आपको बता चुका हूँ
डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट में ये आता है, ठीक है ना। इसको मान लेना कि इसकी का मतलब ये नहीं कि आपको जब पेमेंट आपको मिली बुक्स ऑफ अकाउंट में देखना पड़ेगा कब आप रिकॉर्ड कर रहे हो। इन दोनों में से जो भी अर्ली डेट आ रही है उसी डेट को माना जाएगा, समझ गए। अगला है, कभी कभार हम पेमेंट में ना माइलस्टोन फिक्स कर देते हैं, पेमेंट लिंक्ड विद इवेंट कंप्लीशन। हम कह देते हैं कि जब कोई इवेंट कंप्लीट होगा तब आपको पेमेंट करनी है। उस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 10% सिलेबस कंप्लीट हो 10% पेमेंट करनी है, 50% हो तो 50% पेमेंट करनी है, 80% हो तो 80% पेमेंट करनी है। मैंने इवेंट के साथ कंप्लीशन, इवेंट कंप्लीशन के साथ मैंने पेमेंट को जोड़ दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है जब आपका इवेंट कंप्लीट होगा ना वो वाला, तभी आपको इनवॉइस की ड्यू डेट बनेगी। बिकॉज यहाँ पर भी फिक्स नहीं है कि इस डेट को ही आपको पेमेंट मिलेगी, तो आपने इवेंट कंप्लीशन वाला फिक्स कर दिया कि इवेंट कंप्लीशन तो पेमेंट। तो इवेंट कंप्लीशन आप जो फिक्स करा है वही आपके इनवॉइस की ड्यू डेट बनेगी। जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट हुआ हम उसी समय मान लेंगे कि आपका इनवॉइस की ड्यू डेट वही है। पेमेंट कब मिलेगी वो नहीं पता, इवेंट कंप्लीशन कि जो भी आप फिक्स कर रहे हो वो आपको ध्यान से देखना है। तो आपका अलग अलग इनवॉइसेस इशू हो गए। फिर पहला इवेंट कंप्लीट हुआ, उसकी इनवॉइस की ड्यू डेट बन गई। उसके बाद इवेंट दूसरा कंप्लीट हुआ, उसकी दूसरी इनवॉइस की ड्यू डेट बन गई। ये ना समझ लेना कि दोनों का एक ही होगा इनवॉइस इशू, क्योंकि आपने इवेंट अलग अलग बना दिए पेमेंट के, तो हर पेमेंट के हिसाब से हर इनवॉइस इशू होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, जो आप पेमेंट जितनी आपको मिल रही है उसके हिसाब से अलग अलग इनवॉइस इशू होते हैं, ठीक है ना। ये ना समझ लेना कि भाई इनवॉइस एक ही इशू होगा, वो गुड्स के केस में होता है। एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस भी होता है। उसमें क्या होता है, उस केस में जो आपकी जो इनवॉइस की ड्यू डेट बनती है ना वो अलग तरीके से बनती है। वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक ही इनवॉइस इशू करना पड़ता है कि आपका जब तक वो लास्ट वाला गुड्स, आखिरी गुड्स आपको डिलीवर नहीं हो जाता तब तक आपको इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता। बिकॉज वहाँ पर गुड्स के केस में इनवॉइस तब तक इशू नहीं हो सकता जब तक सारे गुड्स डिलीवर ना हो। लेकिन सर्विस के केस में अलग सिस्टम होता है, वहाँ पेमेंट इंपॉर्टेंट होती है। जब जैसे ही आपको पेमेंट मिली या आपको उसका आपकी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या जैसे ही आपने कुछ कहा कि भाई ये इवेंट कंप्लीट होगा तो आपको इतनी पेमेंट करनी है, तो वो इनवॉइस की अलग ड्यू डेट बनेगी। अगली पेमेंट कोई आपको मिल रही है उसकी अलग ड्यू डेट बनेगी, उसकी अगली पेमेंट मिल रही है उसकी अलग ड्यू डेट बनेगी, समझ गए। तो पेमेंट जैसे जैसे आपको मिलती जाएगी उसका अलग अलग इनवॉइस बनेगी। इनवॉइस बनते इसलिए ताकि आपको पेमेंट मांग सके, ठीक है ना। तो अलग अलग इनवॉइस बनेगी, फिर पेमेंट अलग अलग मिल रही है। तो ये चीज़ थी, समझ गए। अगला देखते हैं, अगला है सेक्शन 31 सब सेक्शन 6। उसमें क्या रखा है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो बीच में सीज कर दी गई है, बीच में सेशन हो गया, सर्विस का बंद कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको 3 महीने तक कोई सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है, और मैंने उसके बाद कि भाई मैं नहीं अब पढ़ा सकता, मैं पढ़ा नहीं सकता आपको 3 महीने, मैंने 6 महीने पढ़ा दिया, तो अब मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको अभी यहाँ पर हम सर्विस को सीज करते हैं। तो जिस दिन आप सीज करोगे वही आपकी इनवॉइस की ड्यू डेट बन जाएगी। जिस दिन आप सीज करोगे सर्विस प्रोवाइड करना वही आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। और आपको इनवॉइस जो आपको इशू करना है, जो इतनी आपने पिछली सर्विस प्रोवाइड करी थी उसका आपको इनवॉइस बनाना है और इशू करना है। ये नहीं कि जो आप अगली प्रोवाइड करने वाले हो उसका आप इनवॉइस बनाओगे, जो आप कर चुके हो उसकी जितनी भी पेमेंट बन रही है उसी का तो बनाओगे ना। अब एक और है लास्ट सेक्शन 25 सेक्शन 4। क्या बता रखा है इसके अंदर सेक्शन 25 सेक्शन 4 में, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी हो या नोटिफाइड सप्लायर जो भी हो सकता है, और आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, आपकी अलग अलग एंटिटीज बनी हुई है, आप एक ही हो, बिजनेस आपका एक ही है बट आपकी अलग अलग एंटिटी बन गई, मतलब आपने एक ही जीएसटी, एक ही पैन नंबर से बड़े सारे जीएसटी नंबर ले रखे, क्योंकि आपके अलग अलग बिजनेस है वो भी एक जैसे ही है। जैसे एक बैंक होता है उसकी अलग अलग ब्रांचेज बना दी, हर एक का अलग अलग जीएसटी नंबर है और वो अपने आप को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, एक कोटक महिंद्रा बैंक है, वो अपने सालमपुर की ब्रांच उसकी, वो दिल्ली वाली ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डिस्टिंक्ट पर्सन है ये, बट बैंक एक ही है ना, कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा का बैंक एक ही है, पैन नंबर एक ही है, जीएसटी नंबर अलग अलग ले रखे हैं बस। तो वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पर आपकी जो ड्यू डेट है वो अलग थोड़ी सी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपने एक तो सर्विस कब रिकॉर्ड करी बुक्स ऑफ अकाउंट में, या तो वो डेट देख लो, या देख लो कि वो आपने सर्विस प्रोवाइड करी जिस दिन, उसके बाद अगला क्वार्टर कब एंड हो रहा है, एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सर्विस प्रोवाइड। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 31 सब 6 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई सर्विस सेसेशन हो जाता है, सर्विस का मतलब बीच में ही आप उसको रोक देते हो प्रोवाइड करना, तब कैसे निकाली जाएगी इनवॉइस की ड्यू डेट। तब क्या सिस्टम है, वो कह रही है कि देखो जब आपने सीज किया, जिस दिन आपने सीज किया उसी दिन वो इनवॉइस की ड्यू डेट बन गई है।
उसी दिन आपको इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए। जैसे कि आपने 1 जनवरी से 30 जून तक सर्विस प्रोवाइड करी है और 30 जून पे आपने रोक दी, आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो आपने जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी पिछले 1 जून से 30 जून तक, उसका आपको इन्वॉइस इशू कर देना है जिस दिन, और वो ड्यू डेट क्या है, 30 जून। समझ गए? जिस दिन आपने सीज किया उसी दिन आपकी ड्यू डेट बन गई अब इन्वॉइस इशू करने की। तो ये तरीका है। इसमें भाई जितना आपने सर्विस प्रोवाइड करी है उतने की इन्वॉइस इशू करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कर देना है कि मैंने जितनी सर्विस प्रोवाइड करनी थी, आपने जितनी भी अमाउंट बन रही होगी, जितनी उससे लेनी होगी, उतनी ही मैं आपकी सर्विस आप इन्वॉइस बनाओगे, मतलब जितनी प्रोवाइड करिए। ठीक है। अगला ये भी है इंपॉर्टेंट। सेक्शन 25 सेक्शन 4 में क्या रखा है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, टेलीकॉम कंपनी है, या कोई भी नोटिफाइड सप्लायर है, और आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, मतलब आपने क्या कर रखा है, एक ही जीएसटी नंबर से, सॉरी एक ही पैन नंबर से बड़े सारे जीएसटी नंबर है आपके बिजनेस क्योंकि सिमिलर है। ऐसा हो सकता है कि आपके जब बिजनेस सिमिलर होते हैं तो आप कई सारे जीएसटी आपको नंबर लेने पड़ते हैं, बट आप हो एक ही पर्सन, तो वहाँ पर इन्वॉइस की ड्यू डेट थोड़ी बदल जाती है। ये किस में होता है? जैसे कि बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप कोटक महिंद्रा बैंक की, एक कोटक महिंद्रा बैंक है सहारनपुर का, वो सर्विस दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक दिल्ली वाले का, तो वहाँ उसको सर्विस दे रहा है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक ही है, ब्रांचेस है, जीएसटी नंबर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है, बट क्योंकि ये सर्विस इनको दे रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि इनकी ड्यू डेट जो इन्वॉइस इशू करने की है वो थोड़ी सी ऐसी कहलाई जाएगी कि आप एक डेट देखो जब उसने रिकॉर्ड करी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस, जिस दिन आपने रिकॉर्ड करी बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक तो वो डेट देखो। दूसरी डेट हो सकती है कि एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सर्विस प्रोवाइडेड, जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसके बाद जो अगला क्वार्टर एंड होने वाला है वो डेट देख लो, क्योंकि हो सकता है कभी कभार ये रिकॉर्ड आपको डेट मिलेगी नहीं, तब क्या करेंगे, तब क्वार्टर देख लो। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर मतलब 1/4, 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दो, 3 महीने आ गए, तो हर 3 महीने में क्वार्टर आता है। तो वही कह रहा है कि जैसे कि अगर आपने 1 जून 2022 को सर्विस प्रोवाइड की थी, तो अगर ये दूसरी डेट देखनी है तो क्या करोगे, इसके 3 महीने के बाद कौन सी डेट आ रही है वो देख लो। इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वही आपकी इनवॉइस की ड्यू डेट बन जाएगी। और ये कहाँ कह रखा है, ये ड्यू डेट सेकंड प्रोविजो टू रूल 47 में कह रखा है जीएसटी में। ठीक है, ये ड्यू डेट ऐसे होती है। तो अब हमने समझ लिया है कि कैसे ड्यू डेट निकाली जाती है, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि बेसिकली सर्विस जो हम इशू करते हैं उसमें इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए। ठीक है, हमने ये समझ लिया, अब तो समझ आ गया आपको, ये चीज़ है। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि बेसिकली ड्यू डेट कब इशू करते हैं, तब हम आराम से निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड वाला, कि कभी कभार एक्सेस पेमेंट मिल जाते तब क्या करेंगे। ये एक्सेस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स में नहीं बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि उसमें एडवांस पेमेंट अगर आपको मिलती है या पेमेंट का कोई सिस्टम होता है तो पेमेंट वाली डेट इंपॉर्टेंट ही नहीं है वहाँ पर, है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल भी जाती है तो वहाँ पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनता, पर यहाँ पर बनेगा। सर्विस ही कैसे बनता है, तो एक्सेस पेमेंट अगर आपको मिल भी गई पहले सर्विस वर्क करने से पहले तो कोई रिलेवेंट नहीं है वहाँ पर। हाँ, बाद में मिल गई तो आप लगभग समझ सकते हो कि इसका भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जो आप मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स में होगा। बट गुड्स के केस में ये बता नहीं रखा है, इसलिए ये सर्विस की केस में बता रखा है खाली कि अगर आपको एक्सेस पेमेंट मिल जाती है जितनी आपने मांगी थी तो क्या करेंगे। जैसे कि मेरे को बताया था कि एडवांस पेमेंट, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हर पेमेंट जो भी आप कर रहे हो वहाँ पर इनवॉइस इशू होता है। जैसे कि अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट मिलती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में ये टैक्सेबल नहीं था, बट अगर सर्विस के केस में आपको एडवांस पेमेंट मिलती है तो ये इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एडवांस पेमेंट का अलग, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट मिल रहा है आपको उसका इनवॉइस अलग इशू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का इनवॉइस एक ही इशू कर देना हो चाहिए। वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में होता है कि अगर कोई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, आपको टुकड़ों में पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टुकड़ों में इनवॉइस इशू नहीं करना, बिकॉज वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब तक गुड्स सप्लाई ना हो जाए सामने वाले पे तब तक वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता। इसलिए आपने देखा होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है, इनवॉइस की डेट मेन होती है, इनवॉइस की ड्यू डेट या इनवॉइस की जब आपने इशू किया था वहाँ पर गुड्स सप्लाई होते हैं तभी तो इनवॉइस इशू करते हैं ना।
तो यहाँ पर लेकिन अलग अलग इन्वॉइस इशू हो गए। जैसे ही आपने पेमेंट करी इन्वॉइस इशू करो, पेमेंट करी इन्वॉइस इशू करो। पेमेंट का यहाँ पर सिस्टम है सारा, वहाँ पर क्या था गुड्स का। यहाँ पर अगर आपकी पेमेंट अलग अलग हो रही है तो वहाँ पर इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अलग अलग सर्विस मानी जाएगी। वो आधी सर्विस करी तो आधी इन्वॉइस इशू करो, समझ गए ना। तो अब एक्सेस पेमेंट समझते हैं। अगर आपको एक्सेस पेमेंट मिल रही है चाहे पहले या बाद, सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या बाद, सिस्टम कोई भी हो, एक्सेस पेमेंट का ट्रीटमेंट वही रहेगा। 1000 अगर आपको एक्सेस पेमेंट मिल रही है, आपने जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, मैंने आपसे मांगे थे ट्यूशन क्लासेस के 1000 पे, सॉरी आप 10,000 में मांगे, चलो मैंने, आपने मुझे दे दे 11,000 पे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको 1000 तक एक्सेस पेमेंट मिलती है तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा उस एक्सेस पेमेंट का, मैंने जैसे बताया एक्सेस, जैसे कि हर एक पेमेंट का अलग इन्वॉइस इशू होगा। अगर आप टुकड़ों पेमेंट कर रहे हो तो आपका इन्वॉइस इशू अलग होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप पहले तो मैंने को जैसे बता दिया, जितनी सर्विस प्रोवाइड करनी थी, जितने पैसे लेने थे, उसका इन्वॉइस अलग बनाओगे, और एक्सेस पेमेंट जो आपको मिली है उस एक्सेस पेमेंट की बात कर रही है। एक्सेस पेमेंट का क्या करें, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाए। एक्सेस पेमेंट का अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो एक्सेस पेमेंट का गवर्नमेंट कह रही है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस इशूड विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस अमाउंट, कि उस एक्सेस अमाउंट का जब आप उस इनवॉइस इशू कर दोगे, आपको ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी आप इसका इनवॉइस इशू करो एक्सेस पेमेंट का, हम उसी समय मान लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई आपको है। तो गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा सा राहत दी है कि आपकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपको भाई इतने तारीख तक उस एक्सेस पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा या पुरानी डेट को मान लेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी आप उसका इनवॉइस इशू करते हो उसी दिन वो एक्सेस पेमेंट का टैक्सेबल हो जाएगी, और बाकी जो 10,000 का इनवॉइस है वो तो अलग इशू होगा। लेकिन ये वाला जो इनवॉइस जब इशू करोगे एक्सेस का अलग करोगे, क्योंकि मेन आपको 10,000 पे प्रोवाइड करना था, 10,000 का ही आपने इनवॉइस इशू करना था। लेकिन आपको अगर ज़्यादा मिल गई है तो उस ज़्यादा वाले का जब इनवॉइस इशू करोगे वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको 1,000 ज़्यादा मिलेगी तब क्या करेंगे, 7,000 आपको सपोज़ करो मैंने आपसे चलो मांगे थे, सपोज़ करते हैं आपको 5,000 मांगे थे, आपने मुझे 7,000 दे दिए, 2,000 पे दे दिया एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको 1,000 से ज़्यादा आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी जिस दिन आपको वो पेमेंट मिली थी, एक्सेस पेमेंट जिस दिन आपको वो मिली थी, वही आपका दिन टैक्सेबल वो माना जाएगा उस एक्सेस पेमेंट का। समझ रहे हो। देखो अब इसका बहुत ध्यान समझना, इसका एग्जाम्पल क्या है। जो 10,000 पे आपको मिले थे, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो नॉर्मल तरीके से निकाला जाएगा। ये एक्सेस पेमेंट की बात कर रहा है। जो 10,000 पे आपने 10,000 वाला जो था आपको मिले थे, जितना आपको मिले थे, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो नॉर्मल निकाल जाएगा। नॉर्मल क्या है, यही चीज़। अगर आपने इन्वॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू किया है तो डेट ऑफ इन्वॉइस देख लो और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट देख लो। अगर आपने इन्वॉइस ड्यू डेट के इशू नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। अगर हम एग्जांपल लेके चले तो मान लेते हैं इन्वॉइस ड्यू डेट के इशू कर दिया, तो वो 10,000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो इन दोनों डेट में से जो भी पहले आ रहा है वो निकाला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं डेट ऑफ इन्वॉइस पहले आ रहा है, मान लेते हैं वो 1 जुलाई 2022 है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जो एक्सेस पेमेंट आपको मिली है 1,000 से ज़्यादा, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो इन तरीके से नहीं, वो आपको डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेना है। इन्वॉइस की डेट हटा दो, क्योंकि भाई इन्वॉइस आपने जो इशू किया था वो डेट जो भी हो सकती है, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपको पेमेंट मिली है वो है ख्याल सारा खेल। तो गवर्नमेंट कह रही है जब आपको पेमेंट मिली, यानी कि पेमेंट की डेट देख लो। अब सपोज करते हैं कि पेमेंट आपको मिल रही बाद में, ये 1 जुलाई को इन्वॉइस इशू करा, पेमेंट मिल रही है 30 जुलाई को, 30 जुलाई की डेट को ही मानेंगे ये टैक्सेबल एक्सेस वाला हो जाएगी। एक्सेस पेमेंट की टैक्सेबल एक्सेस पेमेंट जो टैक्सेबल होगी वो 30 जुलाई की होगी और 10,000 वाले टैक्सेबल 1 जुलाई की होगी। समझ आ रही है बात, कि एक्सेस पेमेंट जो आपको मिली है उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग है 30 जुलाई, और टाइम ऑफ सप्लाई जो 10,000 वाला है वो अलग है। कहने का मतलब आपने टुकड़े कर दिए, एक्सेस पेमेंट का टुकड़ा कर दिया, उसका टाइम ऑफ सप्लाई हमने अभी समझा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप 1,000 तक अगर आपको एक्सेस में मिल रही है तो वो बड़ी सिंपल है, जब आप उसका अगला इन्वॉइस इशू कर दोगे टाइम ऑफ सप्लाई उसकी तभी बन जाएगी। लेकिन अगर 1,000 ज़्यादा मिल रही है तो गवर्नमेंट कह रही है कि तब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप जब चाहे इशू कर दो तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई, तब कह रहे हैं कि हम तो टैक्सेबल कर लेंगे आपकी वही एक्सेस पेमेंट जब आपको मिली थी, पेमेंट मिली थी वो। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये था बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा हमने अभी समझा आज की वीडियो में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म।
आगे आने वाली वीडियोस फॉलो करते रहना, जीएसटी की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, वहाँ पर आपको सारी मिलती रहेगी। फिर हम समझेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर का भी समझेंगे, ऐसे भी केसेस समझेंगे जहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई जहाँ नहीं निकाला सकता वहाँ कैसे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाए, सब कुछ समझने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू।